किसान भाई और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र स्वदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, आर्थिक विकास की ज़रूरत किसे नहीं होती। हर व्यक्ति को अपना सुखमय जीवन बिताने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां तक किसानों की बात है, किसानों को का परिवार तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उन्हें अपना खेत भी पालना है, उनको अपने पशु पालन भी करना है, अपने पौधे भी पालना है, और इस तरीके से उनके लिए तो हर समय आवश्यकता होती है आर्थिक उन्नयन की, आर्थिक दशा सुधार करने की। सरकार हमारी पूरी तरह से प्रयासरत है कि किसानों का आर्थिक विकास हो, किसान सुख समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इसके अलावा किसानों को स्वयं भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। कैसे क्या कुछ करें, क्या कुछ हम अपनी सोच में बदलाव लेकर आएँ कि किसान भाई दूसरे लोगों की तरह, दूसरे क्षेत्रों की तरह अपना भी आर्थिक विकास कर सकें। आज इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोहन शर्मा मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि किसान भाई कैसे अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सकें। डॉक्टर रोहन शर्मा आर्य के कृषि महाविद्यालय में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि क्या कारण है कि हमारे किसान जो हैं वो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, आप औद्योगिक क्षेत्र को देखो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप शैक्षणिक क्षेत्र को देखो, आप सेवा के क्षेत्र को देखो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो कृषि क्षेत्र है, हमारा जो किसान है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। क्या कारण आप देख पाते हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, क्या है कि जैसा कि हम सभी को ये पहले से मालूम है, विदित है कि 70% से भी ज़्यादा हमारे देश का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है जी। और ऐसे में जो है वो अपनी रोजी रोटी कमाने में कुछ अपने प्रयासों से जुड़ा रहा है। उसके बाद भी जो कहीं ना कहीं वो पीछे है। तो उसका कारण जो मैं समझता हूँ या जो एक आम रूप से समझ में आता है वो ये कि कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसकी अभी भी कमी है। जो नई कृषि तकनीकें उपलब्ध हैं, उसके उपलब्धता के बाद भी जो किसान है वो उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही कि सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, प्रशिक्षण हैं, जी जी जी। आर्थिक सुविधाएं हैं, लेकिन अपनाने की गति जो है वो कहीं ना कहीं धीमी है और ये हमें रोक रही है आगे बढ़ने से। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम कहें कि सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है किसानों को आगे लाने के लिए, वो मोटे तौर पर क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसे आज आपने आर्थिक विकास के अवसरों की बात कही है, तो हम आर्थिक विकास के अवसरों को मोटे तौर पर 2-3 प्रकार से देख सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम आज ये बात करें कि हमारी सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या उनसे किसानों को किस तरीके से मदद मिल रही है। तो इसमें जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो एक स्कीम है, जो एक योजना है, उसके तहत आज आप ये देख पा रहे होंगे कि जो बैंक है वो कहीं ना कहीं एक किसान की जेब तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने कि किसानों की जेब में बैंक बैठा हुआ है और अब आपको एटीएम की तरह हमेशा कभी भी जब जरूरत हो तो आप पैसा ले सकते हैं। बिल्कुल। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं थोड़ा और ये चीज़ बताना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड का किसान जो है वो 2 तरीकों से उसका उपयोग कर सकता है। पहला जो है वो कैश क्रेडिट के रूप में वो जो है उसे ले सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। उसमें क्या है कि पैदावार जो फसल पैदावार से लेकर वो फसल कटने तक की जितनी भी कृषि गतिविधियां हैं उसके लिए वो उस किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा जो है वो टर्म क्रेडिट के रूप में जिसे हम जानते हैं, तो जैसे कभी किसान को खेत में कोई पंप लगाना हो या किसी और ऐसी जो इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े जिसमें वो उसका उपयोग करना चाहे, तो वो उस रूप में भी उस किसान क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। यानी लघु या तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए जी 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 और मध्यम आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल। ये किसान क्रेडिट कार्ड बड़े आराम से उपयोग कर सकता है।
डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी योजना जी जो हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा जिसका स्वागत कर रहे हैं, जी 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 वो है किसान सम्मान निधि। जी जी किसान सम्मान निधि के बारे में हम चाहेंगे कि किसानों के सम्मान में आप जी उस राशि को कैसे देख रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वो एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके तहत प्रति वर्ष जो है हमारे किसान भाई 4-4 महीने की 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। जी और एक सम्मान पूर्वक जो भी उनकी ज़रूरतें हैं और कृषि कार्यों में जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनको वो आसानी से जो है उसका इस्तेमाल करके, उपयोग उसका करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से, और वो भी पैसा तब जी जब किसानों को सर्वाधिक आवश्यकता हो। बिल्कुल यानी रबी का समय है, खरीफ का समय है, जायद का समय है, जब उसको लागत के लिए यहाँ वहाँ हाथ फैलाना पड़ता था। बिल्कुल आज उसका मान वर्धन हुआ है, जी जी उसे कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, इस सम्मान निधि में मध्य प्रदेश सरकार ने भी तो योगदान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस योजना के तहत। 6,000 रुपये प्रति वर्ष केंद्र सरकार की तरफ से है और 4,000 रुपये प्रति वर्ष जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो है इसमें योगदान दिया गया है। तो उसका भी हमारे कृषि भाई जो हैं लाभ आसानी से उठा सकते हैं। तो 6 और 4 10,000 रुपये सालाना। जी 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 तो जी ये एकदम अभिनव योजना है, एक अनूठी योजना है कि जी। किसान को बिना किसी उसको वापस नहीं लौटाना है, जी वो उसके खाते में बिल्कुल। सीधे आना है। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने जितनी भी योजनाएं देखी, उसमें कहीं ना कहीं योजना के अंत में या तो उसका नाम योजना होगा या फिर उसका नाम सहायता या मदद के नाम से हमने सुनने को मिला है। बट माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इसीलिए नाम सम्मान निधि रखा है, क्योंकि ये वो योगदान है, वो सहायता है जो कि किसानों के सम्मान के प्रति है। जी। वो एक सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी पाएं, अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएं, अपने कृषि के कार्यों को पूर्ण कर पाएं। इसीलिए इस योजना का नाम जो है वो सम्मान निधि के रूप में रखा गया है। जी। तो ये एक बड़ी ही अच्छी सोच, एक बड़ा विजन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसके तहत हम इसको देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ किसान को आवश्यकता होती है, अगर उसको लागत के लिए आर्थिक ज़रूरतें हैं, जी अगर उसको कृषि यंत्रों की ज़रूरत है, जी तो हर जगह अनुदान और सहायता लेकर विभाग मौजूद हैं। उद्यानिकी विभाग हो या कृषि विभाग हो या कृषि अभियांत्रिकी विभाग हो। जी। तो ये मदद को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए क्या है कि सरकार की तरफ से हर मुमकिन प्रयास जो इस किसानों की मदद के रूप में किए जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि छोटा सा एक उदाहरण है कि नर्सरी मैनेजमेंट की यदि हम बात करें, तो नर्सरी मैनेजमेंट में जितने भी पॉली हाउस हैं या नेट हाउस हैं, यदि किसान उसे बनाना चाहे, उसे अपनाना चाहे, तो सरकार की तरफ से पूरा योगदान जो है किसान भाइयों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा आर्थिक विकास का विकल्प या अवसर हमारे किसान भाइयों के लिए हो सकता है। वो देखिए ना, ट्रैक्टर है तो जी। साथ में कृषि यंत्र भी आपको जी मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो आपको स्प्रिंकलर, पाइप और ड्रिप इरिगेशन, इसके मार्फत भी मदद मिल पा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है, जी किसानों को रोजगार की ओर ले जाने का, जी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, इस विषय में हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें। बड़ी अच्छी बात कही श्रीवास्तव जी आपने। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का है, वो मैं समझता हूँ कि कई हद तक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। और इसे और अच्छा सार्थक बनाने के लिए जो है आत्मनिर्भर भारत होने के लिए मैं ये आज इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई वजह नौकरी के पीछे भागने के आज वो कोशिश करें इस बात की कि वो स्वयं के व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास वो कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनके जो भी बेटा बेटी हैं, वो कृषि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं और वो ले रहे हैं लगातार। इसमें बहुत बड़ा जो योगदान वो राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर
और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का एक बहुत बड़ा योगदान है। और कहने का मतलब ये है कि इस कृषि शिक्षा का जो कि हमारे किसान भाइयों के बच्चों को मिल रही है, यदि वो इसका सदुपयोग करके और एक छोटे स्टार्टअप या छोटे व्यवसाय के रूप में यदि आत्मनिर्भर खुद बने और आसपास जो भी उनके भाई बंधु और परिवारजन हैं उनको यदि उस चीज़ के बारे में बताएं, तो मैं समझता हूं कि छोटे छोटे आयाम के माध्यम से आज एक बहुत अच्छी तरीके से आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है उसे पूरा किया जा सकता है। मैं इसमें 2-3-4 एक उदाहरण आपको सामने बताना चाहूँगा कि जैसे आत्मनिर्भर भारत में ये एक इस कॉन्सेप्ट के तहत जो है आज हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे किसानों के पास फसलें हैं उनसे जो भी जो उत्पादन उन्हें मिल रहा है, उसके अलावा भी वो जो है पशुपालन या मुर्गी पालन के जैसे आयाम यदि वो साथ में करना चाहें, जिसे हम एकीकृत कृषि प्रणाली के रूप में जानते हैं जी, तो उसके तहत वो एक आत्मनिर्भर होकर उस व्यवसाय को कर सकते हैं। देखिए जितने जो भी हमारे किसान भाई हैं, यदि वो पशुपालन का व्यवसाय हमारे कृषि उत्पादन के साथ यदि करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक डेली का जो एक प्रतिदिन का जो एक आय है वो हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। तो इसे कहें कि कृषि विविधीकरण की ओर किसान भाइयों को बढ़ना होगा। बिल्कुल। और ना सिर्फ सामान्य खेती, सामान्य फसलों के अलावा आपको पशुपालन, आपने जैसे कहा मछली पालन, बकरी पालन, सामाजिक वानिकी, उद्यानिकी, आपके विकल्प तो बहुत सारे हैं। बहुत विकल्प। ज़रूरत उसको अपनाने की है और सोच को दृढ़ बनाने की है। डॉक्टर साहब, इसी तरीके से अगर हम देखें कि खाद्य प्रसंस्करण जी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो किसानों का इंतजार कर रहा है, हम चाहेंगे कि इस विषय को आप देखिए श्रीवास्तव जी, बड़ा अच्छी बात आपने कही। जो कृषि प्रसंस्करण या हम वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में यदि हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि किसान भाई जो हैं वो प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के बारे में काफ़ी जागरूक हो रहे हैं या होते जा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारा जो स्टोर किया हुआ उत्पादन है, यदि हम उसको सही प्रसंस्करण के रूप में, उसको प्रोसेस के रूप में यदि कुछ नए उत्पाद बनाकर यदि उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है एक नया आयाम किसान भाइयों को मिलने का। तो मैं समझता हूँ कि सभी किसान भाइयों को इस ओर सोचने की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है कि वो किस तरीके से जो उनका उत्पादन है या जो बचा हुआ उत्पादन है वो उसको किस तरीके से एक प्रोसेस के रूप में, एक नए प्रोडक्ट के रूप में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और इसके बाद फिर से उपस्थित होंगे। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से
मुक्त करने का संकल्प ले, दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाए। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सबके जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। कार्यक्रम कृषि दर्शन और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रोहन शर्मा से किसानों के आर्थिक विकास के अवसर विषय पर। डॉक्टर साहब, हमने कहा कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो किसानों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन किसानों को खुद में उनकी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, तकनीकी में बदलाव लाने की ज़रूरत है और अब तो उन विकल्पों को अपनाने की ज़रूरत है जो आपके आसपास घूम रहे हैं आपको विकास की ओर ले जाने के लिए। तो अभी खाद्य प्रसंस्करण की हम बात कर रहे थे, लेकिन जब भी डॉक्टर साहब हम नए सोच की बात करते हैं तो वहाँ पर जब तक किसान संगठित नहीं होगा जी, तब तक शायद वो अपने प्रयासों में उस हद तक सफल नहीं होगा। जी। कैसे स्व सहायता समूह और किसान संगठन मिलकर अपने खुद का रास्ता चुन सकते हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, आपने जैसे स्व सहायता समूह की बात कही और किसान संगठन की बात कही, तो ये एक बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं आत्मनिर्भर होने के लिए या खुद का एक और एक्स्ट्रा जो है व्यवसाय या आयाम को जो है पैदा करने के लिए। तो स्व सहायता समूह की यदि हम बात करें तो उसमें हमारी जितनी भी कृषि महिलाएं हैं या जो हमारे गाँव में जो हमारी महिलाएं हैं वो इस स्व सहायता समूह के मदद से जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वो छोटे छोटे जैसे अचार हुआ या पापड़ हुए, ये ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय हैं जिनको अपनाकर या जिनके माध्यम से वो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को उनकी अभी जो वर्तमान आय है उससे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए, कृषि तकनीकी में बदलाव भी बताया और सरकार किस तरीके से आपको आगे ले जाना चाहती है इस बारे में भी दिशा दर्शन दिया। हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। और आइए
अब देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में। और आइए शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ। मोटा अनाज खरीदी लक्ष्य में वृद्धि, लक्ष्य से 3% कम हुई खरीफ बुआई, धान को झुलसा रोग से बचाएं और मूंगफली फसल की सामयिक सलाह। मोटा अनाज खरीदी लक्ष्य में वृद्धि। चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य 13,70,000 टन निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले साल मोटे अनाज की कुल खरीद 6,30,000 टन हुई थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कम लागत और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के सहारे किसान मोटे अनाज उगाकर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पोषक तत्वों वाले अनाजों की प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप भी उतर चुके हैं। उन्हें बाजार का पर्याप्त समर्थन मिल रहा है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने मोटे अनाज के प्रति लोगों में बढ़ती उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। इस वर्ग की फसलों में लगभग 1 दर्जन से अधिक अनाज शामिल हैं। इस वर्ग की फसलों पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों का बहुत सीमित असर पड़ता है। हाल ही में सरकार ने फैसला किया है कि त्योहारी सीजन से पूर्व वह दालों की महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों के तहत राज्यों को 15 लाख टन चना रियायती दर पर बेचेगी। लक्ष्य से 3% कम हुई खरीफ बुआई। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई पूरी हो गई है। चालू खरीफ मौसम में निर्धारित लक्ष्य से बुआई 3% कम हुई है। गत वर्ष की अपेक्षा फसल बुआई मात्र 29,000 हेक्टेयर कम हुई है। कृषि संचालनालय से प्राप्त फाइनल खरीफ बुआई आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 143,62,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की गई है। गत वर्ष समान अवधि में 144,33,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। चालू खरीफ सीजन में 147,72,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। इस साल धान एवं सोयाबीन की बुआई में कमी आई है। धान की बुआई 32,37,000 हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले साल ये बुआई 38,52,000 हेक्टेयर में की गई थी। इस साल धान की बुआई का लक्ष्य 34,71,000 हेक्टेयर में रखा गया है। धान की बुआई पिछले साल से 6 लाख हेक्टेयर कम हुई है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बारिश की कमी से धान बुआई कम हुई है। सोयाबीन की बुआई इस साल 5 लाख हेक्टेयर कम हुई है। सोयाबीन 50,38,000 हेक्टेयर में बोया गया है, जबकि पिछले साल 55,14,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सोयाबीन बुआई का लक्ष्य इस साल 54,42,000 हेक्टेयर प्रस्तावित था। धान को झुलसा रोग से बचाएं। धान में अक्सर पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं और फिर पत्ती के दोनों किनारों में पहले इसी लक्षण को प्रदर्शित करते हुए पूरी पत्ती बाद में पीली सफ़ेद हो जाए तो यह जीवाणु पत्ती झुलसा रोग माना जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत का पानी निकाल दें एवं यूरिया खाद का प्रयोग अभी न करें। इसके साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्रति 10 लीटर को एक साथ घोलकर छिड़काव करें या कासुगा माइसिन 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मूंगफली फसल की सामयिक सलाह। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर BS किरार द्वारा विगत दिवस ग्राम परखास, पठा, मुंडीखेरा, नारायणपुर आदि गांव में मूंगफली, उड़द, तिल एवं सोयाबीन फसलों का भ्रमण कर किसानों को फसलों के उत्पादन हेतु तकनीकी सलाह दी गई। टीकमगढ़ में विगत कुछ वर्षों में मूंगफली के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली की खेती बलुई एवं बलुई दोमट भूमि में अच्छी पैदावार होती है, लेकिन खरीफ के मौसम में नींदा एक प्रमुख समस्या होती है। इसलिए मूंगफली के अच्छे उत्पादन के लिए फसल की 2 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। मूंगफली की फसल में रस चूसक कीट माहू, थ्रिप्स व सफ़ेद मक्खी आदि दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 80 से 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या डाइमेथाइड 80 EC 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ और पत्ती सुरंगक बिहार रोमिल इल्ली के नियंत्रण हेतु क्यूनोल्फास 25 EC 400 मिलीलीटर या फ्लू बेंटिमाइड 39 से 35 EC 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने डॉक्टर रोहन शर्मा से बात की और बहुत सारे ऐसे गुर जाने, बहुत सारी ऐसी सीखें हमने प्राप्त की जो आपको एक नया सोच देती हैं
आपकी आय को बढ़ाने की। इसके अलावा हमने देखी खबरें खेती की और देश दुनिया के कृषि समाचारों से हम वाकिफ़ हुए। हमें उम्मीद है कि आज का ये कृषि दर्शन का अंक आपको ज़रूर से उपयोगी लगा होगा। तो इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।